तो चलिए आज महाभारत की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उस सबसे पहली साजिश को देखते हैं जिसने एक महायुद्ध की नींव रखी। ये कहानी है बचपन की जलन की, राजनीतिक दांवपेच की और एक ऐसे गहरे राज की जिसने आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। कैसे, आखिर कैसे बचपन की एक छोटी सी रंजिश इतनी बड़ी, इतनी भयानक जंग की वजह बन सकती है? आइए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और उस पहली जहरीली साजिश को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है गुरु के आश्रम से। अब कहने को तो यहाँ कौरव और पांडव राजकुमार सब साथ पढ़ रहे हैं, साथ सीख रहे हैं, पर सच कहूं तो इस शांति के पर्दे के पीछे जलन और एम्बिशंस की एक गहरी खाई खुद रही थी। और ये साजिशें ये कहीं और से नहीं बल्कि सीधा हस्तिनापुर के महल से ही चल रही थीं। देखिए, राजा धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहते थे कि पांडव उनके बेटों से आगे निकलें, तो वो क्या करते थे? अरे छोटे छोटे बेमतलब के बहाने बनाकर कभी कह दिया सारथी ने काम छोड़ दिया, कभी कुछ और गुरु को आश्रम से वापस बुला लेते थे। मतलब साफ था, पांडवों की पढ़ाई में रोड़ा अटकाना। तो एक तरफ तो ये सब चल ही रहा था और दूसरी तरफ महल के अंदर एक और कहानी, एक और किरदार अपनी किस्मत गढ़ रहा था। और ये किरदार आगे चलकर कहानी का रुख ही बदल देने वाला था। नाम था उसका राधे। वही राधे जिसे हम सब कर्ण के नाम से जानते हैं। था तो एक सारथी का बेटा, पर उसकी आंखों में जो आग थी ना, वो किसी राजकुमार से कम नहीं थी। और एक बहुत बड़ा राज था उसकी पहचान, कि आखिर उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। तो जब अधिरथ की जगह संजय आते हैं तो वो एक सच्चे सारथी के कर्तव्य गिनाते हैं। और ये जो कर्तव्य है ना, ये एक तरह से एक बेंचमार्क बन जाते हैं, एक पैमाना। इसी पैमाने पर आगे चलकर कहानी के कई बड़े बड़े किरदारों को तौला जाएगा। और राधे के दिल में क्या चल रहा था वो उसकी इन बातों से साफ जाहिर होता है। वो कहता है, मैं सारथी नहीं बनना चाहता, मुझे शस्त्र सीखने हैं। मैंने तो सुना था कि पहले कर्म से जाति तय होती थी, जन्म से नहीं। सोचिए, ये बात उसके अंदर के उस संघर्ष को दिखाती है। वो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था, जन्म से मिली पहचान को तोड़कर। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अंधेरा और गहरा होता है। हम बात कर रहे हैं दुर्योधन और उसके मामा शकुनी की। और यहीं से महाभारत की सबसे खतरनाक साजिशों में से एक जन्म लेती है। तो झगड़े की जड़ क्या थी? सिंहासन। कौन बनेगा राजा? दुर्योधन को लगता था, मैं राजा का बड़ा बेटा हूं तो हक मेरा है। लेकिन दरबार में, प्रजा में, हर जगह लोग युधिष्ठिर को ही असली वारिस मानते थे, क्योंकि वो पिछले राजा पांडु के बड़े बेटे थे। और बस यही बात दुर्योधन के दिल में जहर की तरह घुल रही थी। और इस जहर को हवा कौन दे रहा था? शकुनी। वो दुर्योधन को समझाता है, देखो बेटा, ये पांचों उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनाती हैं और मुट्ठी में बहुत ताकत होती है। शकुनी का ये कहना सिर्फ एक मिसाल नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी चाल की शुरुआत थी। और फिर शकुनी उस चाल का अगला और सबसे खौफनाक हिस्सा सामने रखता है। वो कहता है, हमें इन पांचों उंगलियों को एक एक करके काटना होगा, पर चाकू से नहीं, मीठी जुबान से। सोचिए, लड़ाई आमने सामने की नहीं, पीठ पीछे की थी। हथियार तलवार नहीं, धोखा था। तो पहला निशाना कौन? भीम, पांडवों की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक। और शकुनी का प्लान क्या था? भीम की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसका खाना, उसकी भूख, उसी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाना था। और बस यहीं से वो साजिश हकीकत में बदलनी शुरू होती है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां दोस्ती का प्यारा सा मुखौटा उतरता है और पीछे से हत्या का घिनौना चेहरा झांकता है। तो हुआ ये कि दुर्योधन ने बड़े प्यार से दोस्ती का नाटक करके भीम को उसकी पसंदीदा खीर खिलाने के बहाने बुलाया। भीम बेचारा, उसे क्या पता था कि उस खीर में जहर मिला है। वो तो खाकर बेहोश हो गया। और फिर दुर्योधन और दुशासन ने उसे मरा हुआ समझकर गंगा नदी में फेंक दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नदी के अंदर जहरीले सांपों ने भीम को डसा। और कमाल देखिए, उन्हीं सांपों का जहर भीम के शरीर में गए जहर का तोड़ बन गया। एक तरह से जहर ने ही जहर को काट दिया। अब जरा सोचिए, भीम आंखें खोलता है तो कहां? मौत के मुंह में नहीं, बल्कि नागों के एक पूरे अंडर वाटर किंगडम में। और वहां उसे पता चलता है कि नागों के राजा
नागराज कोई और नहीं बल्कि उसके अपने परदादा हैं। मतलब जहां दुश्मन ने उसे मारने भेजा था वहां उसे अपने पूर्वज मिल गए। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। नागराज भीम को एक कटोरा देते हैं जिसमें पता है कितनी ताकत थी? 10 हाथियों के बराबर। 10। सोचिए, दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए जहर दिया था और उसी जहर की वजह से भीम पहले से कई ज्यादा ताकतवर होकर लौटा। मतलब साजिश उल्टी पड़ गई। अब भीम वापस महल पहुंचता है, जिंदा और पहले से ज्यादा ताकतवर। जाहिर है हस्तिनापुर में तूफान तो आना ही था, पर अब पांडवों के सामने एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल सवाल खड़ा था। अब इस सच का क्या करें, सबको बता दें? यहां पर 2 रास्ते थे। एक तरफ था भीम का गुस्सा, जो कह रहा था मैं अभी जाकर दुर्योधन का सिर फोड़ दूंगा, मुझे इंसाफ चाहिए, अभी चाहिए। और दूसरी तरफ थे युधिष्ठिर, जो कह रहे थे नहीं, चुप रहो, ये हमारे घर का मामला है, बात बाहर गई तो परिवार की इज्जत जाएगी, झगड़ा बढ़ेगा। एक तरफ न्याय था और दूसरी तरफ शांति। और आखिर में परिवार ने क्या चुना? चुप्पी। उन्होंने इस बात को एक राज बना दिया, दबा दिया। हत्या की कोशिश को एक पारिवारिक मामला कहकर टाल दिया गया। लेकिन ये जो चुप्पी थी ना, ये कोई समाधान नहीं थी। ये एक ज्वालामुखी के मुंह पर ढक्कन रखने जैसा था। लावा अंदर ही अंदर खौलता रहा, सालों तक। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब शांति को चुप्पी से खरीदा जाता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या सच को दबाकर हासिल की गई शांति सच में शांति होती है, या फिर ये आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी होती है?